फॉल्स सीक्रेट्स में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम एक ऐसे स्कैंडल की गहराई में जा रहे हैं जो सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की जंग आलूद पुर्जों को बेनकाब करता है। जेफरी एप्स्टीन का नाम तो शायद सबने सुना है, लेकिन असल सवाल ये है कि इसका जिनसी स्मगलिंग का नेटवर्क एक मशीन की तरह सालों तक चलता कैसे रहा। मतलब उस मशीन को ईंधन कहाँ से मिल रहा था और कौन लोग थे जो उसके गियर्स में तेल डाल रहे थे। बिल्कुल सही सवाल है। और हमारे पास जो जराए हैं ना, वो इस मशीन के 3 अहम हिस्सों को दिखाते हैं। एक तो है धमाका खेज कानूनी शिकायत, फिर अमरीकी सियासत पर कुछ रिपोर्ट्स और जो फाइलें जारी हुई उनका तज्जिया। तो पहला हिस्सा है मालियाती इंजन, यानी वो बड़े बैंक जिन्होंने इस जुर्म के लिए यूं समझे पैसों की पाइपलाइन बिछाई। और दूसरा सियासी जंग, यानी अवाम और कुछ सियासतदानों की वो लड़ाई जो उन्होंने इस सच को फाइलों से बाहर निकालने के लिए लड़ी। और तीसरा, शायद सबसे ज्यादा परेशान कुन हिस्सा, अधूरा सच। जब फाइलें सामने आईं भी तो उनमें था क्या? क्या वो सच्चाई का कोई साफ शफाफ चश्मा थी, या एक गदला तालाब जिसमें सच, झूठ और साजिशें सब घुल मिल गए थे? आज हमारा मिशन उन तमाम बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना है। चलें इस पेचीदा जाल की एक एक गिरा खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस मशीन के सबसे अहम पुर्जे से, पैसा। ये सब मुमकिन कैसे हुआ? हमारे सामने एक गुमनाम खातून जेन डो की तरफ से बैंक ऑफ अमेरिका के खिलाफ दायर किया गया एक केस है, और उसकी तफसीलात वाकई चौंका देने वाली हैं। देखें, ये केस इस नेटवर्क की साख्त को बिल्कुल खोल कर रख देता है। दस्तावेजात उसे एक जिनसी मौजू पर मबनी फिरका कहती हैं। ये कोई आम जुर्म नहीं था, ये एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन था जिसके लिए मुसलसल कैश फ्लो की जरूरत थी। बिल्कुल, शिकार को कंट्रोल करने, सफ़र कराने, वकला की फीस देने और सबसे अहम, खामोश कराने के लिए। और यहीं पर एप्स्टीन को ऐसे बैंकों की ज़रूरत थी जो इसके मशकूक लेन देन पर सवाल ना उठाएं। और जेन डो की कहानी इसकी एक छोटी लेकिन बहुत खौफनाक मिसाल है। वो 2011 में रूस में एप्स्टीन से मिली और फिर कई साल उसके इस्तेहसाल का शिकार रहे। लेकिन यहाँ बात एक नया मोड़ लेती है। 2013 में एप्स्टीन के साथी रिचर्ड कॉन और आर्दा बिस्काडस जेन डो के नाम पर बैंक ऑफ अमेरिका में एक अकाउंट खुलवाते हैं। और फिर इस अकाउंट के साथ जो होता है वो सीधा सीधा मालियाती इस्तेहसाल है। एप्स्टीन और कॉन उस अकाउंट को जेन डो की लाइल्मी में, मतलब उसे बताए बगैर, अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। कभी उसमें $12,000 डाले जाते हैं, कभी निकाले जाते। अच्छा। और तो और इमिग्रेशन हुक्काम को धोखा देने के लिए ये दिखाया जाता कि जेन डो को माहाना किराया दिया जा रहा है, ताकि लगे कि उनकी एक कानूनी नौकरी है। एक मिनट, तो ये अदायगियां बराह रास्त एप्स्टीन के अकाउंट से आ रही थीं। एक ऐसा शख्स जो इस वक्त तक एक रजिस्टर्ड जिनसी मुजरिम था। ये तो खतरे की घंटी नहीं, ये तो मतलब खतरे का पूरा अलार्म सिस्टम बजना चाहिए था बैंक के लिए। इन्होंने कोई सवाल नहीं किया? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। देखें, बैंकिंग के कवानीन जैसे नो योर कस्टमर यानी KYC, वो इसीलिए बनाए गए हैं कि ऐसी सरगर्मियों को पकड़ा जाए। सही। एक रजिस्टर्ड जिनसी मुजरिम एक नौजवान गैर मुल्की खातून के अकाउंट में बार बार पैसे क्यों भेज रहा है? ये एक क्लासिक रेड फ्लैग है। लेकिन दस्तावेजात के मुताबिक बैंक ने आंखें मुकम्मल तौर पे बंद कर लीं। लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि इतने बड़े बैंक में, जहां रोजाना अरबों डॉलर के लेन देन होते हों, ऐसी चीजें मतलब नजर से ओझल हो जाएं? क्या ये लाजमी तौर पर मिलीभगत ही थी या सिर्फ नाअहली? ये एक अहम नुक्ता है, लेकिन जब आप पैटर्न को देखते हैं ना, तो ये नाअहली से कहीं ज्यादा लगता है। जब जेन डो ने खुद इन अजीबोगरीब ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछा तो उसे साफ कहा गया, फिक्र ना करो, ये अकाउंट तुम्हारे लिए नहीं, ये एप्स्टीन की खिदमत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वाह, ये तो सीधा सीधा इकरार है। बिल्कुल, ये तो जुर्म का सीधा इकरार है। और ये सिर्फ एक छोटे अकाउंट की बात नहीं थी। इसी बैंक के जरिए अरबपति लियोन ब्लैक ने एप्स्टीन को $170 मिलियन अदा किए। $170 मिलियन? किस लिए? बज़ाहिर टैक्स और एस्टेट प्लानिंग के मशवरे के लिए। ये रकम इतनी गैर मामूली तौर पर बड़ी है कि किसी भी मालियाती इदारे को मशकूक सरगर्मी की रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए थी। अच्छा।
یہ رپورٹس قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ممکنہ جرائم سے آگاہ کرتی ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ یہ صرف غفلت نہیں تھی، یہ ایک سوچا سمجھا کاروباری فیصلہ لگتا ہے۔ ایپسٹین جیسے کلائنٹس بہت منافع بخش ہوتے ہیں، اور لگتا ہے کہ بینکوں نے اس منافع کو قانونی اور اخلاقی ذمہ داریوں پر ترجیح دی۔ یہ اس سسٹم کی خرابی کو ظاہر کرتا ہے، جہاں پیسہ ہر سوال کو خاموش کرا دیتا ہے۔ تو یہ تو کہانی کا مالی پہلو تھا کہ کس طرح بینکوں نے اس گھنونے کھیل کو ممکن بنایا، لیکن جب پیسہ خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا تو دوسری طرف عوام کی آواز بلند ہو رہی تھی، اور یہ شور سیدھا واشنگٹن کے ایوانوں تک پہنچ رہا تھا۔ 2025 میں امریکہ میں ایک سیاسی طوفان برپا تھا۔ جی، اور یہ طوفان تضادات سے بھرا ہوا تھا۔ صدر ٹرمپ نے پہلے وعدہ کیا کہ وہ فائلیں جاری کریں گے، لیکن پھر ان کی انتظامیہ نے یو ٹرن لے لیا۔ اس سے بھی زیادہ ڈرامائی صورتحال تب پیدا ہوئی جب فروری 2025 میں اٹارنی جنرل پام بونڈی نے فاکس نیوز پر اعلان کیا کہ ایپسٹین پرائنٹ لسٹ میری میز پر ہے۔ اوہ! اس ایک جملے نے تو پورے ملک میں آگ لگا دی ہوگی۔ بالکل، سب نے سوچا آخر کار بڑے نام سامنے آئیں گے، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر جولائی میں محکمہ انصاف نے ایک باضابطہ میمو جاری کیا، اور اس میں کہا گیا کہ ایسی کوئی کلائنٹ لسٹ موجود ہی نہیں ہے۔ اب عوام الجھن کا شکار تھی۔ ایک طرف اٹارنی جنرل کہہ رہی ہیں لسٹ موجود ہے، دوسری طرف ان کا اپنا محکمہ اس کی تردید کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ سچ کیا ہے اور حکومت کیا چھپا رہی ہے۔ اور اسی دباؤ اور بے اعتمادی کے ماحول میں کانگریس میں کچھ غیر معمولی ہوا۔ بالکل، ریپبلکن نمائندے تھامس میسی، جو اکثر اپنی پارٹی سے ہٹ کر چلتے ہیں، انہوں نے ایک ڈسچارج پٹیشن شروع کی۔ یہ ایک بہت ہی نایاب پارلیمانی حربہ ہے، یوں سمجھیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ عام طور پر ایوان کی قیادت فیصلہ کرتی ہے کہ کس بل پر ووٹ ہوگا اور کب، لیکن اگر 218 اراکین اس پٹیشن پر دستخط کر دیں تو وہ قیادت کو بائی پاس کر کے کسی بھی بل کو براہ راست ووٹنگ کے لیے ایوان میں لا سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے پارلیمانی بغاوت ہے۔ اور انہیں 218 دستخط مل گئے انتظامیہ کے دباؤ کے باوجود؟ یہی تو حیران کن تھا، انہیں نہ صرف 218 ملے بلکہ 4 ریپبلکن اور 214 ڈیموکریٹس نے اس پر دستخط کیے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ عوام کا دباؤ کتنا شدید تھا، اور یہ مسئلہ پارٹی کی سیاست سے کہیں اوپر اٹھ چکا تھا، ہے نا؟ بالکل، دونوں پارٹیوں کے اراکین جانتے تھے کہ اگر انہوں نے شفافیت کا ساتھ نہ دیا تو انہیں اپنے ووٹرز کو جواب دینا پڑے گا۔ اور اسی پٹیشن کے نتیجے میں ایپسٹین فائلز ٹرانسپیرنسی ایکٹ نومبر 2025 میں ایوان میں پیش کیا گیا۔ اور ووٹ کا نتیجہ کیا نکلا؟ حق میں 427 اور مخالفت میں صرف 1 ووٹ۔ صرف ایک! یہ تو ایک تاریخی لمحہ تھا۔ بہت تاریخی۔ اس کے بعد سینٹ نے بھی اسے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ قانون نے محکمہ انصاف کو 30 دن کا وقت دیا کہ وہ 19 دسمبر تک سارے غیر کلاسیفائڈ فائلز جاری کرے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سچائی کی جنگ جیت لی گئی ہے۔ لگ رہا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو سب 19 دسمبر کا انتظار کر رہے تھے، ایک بڑے انکشاف کی امید میں، لیکن جب وہ دن آیا تو کیا ہوا؟ محکمہ انصاف نے قانون کی ڈیڈ لائن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صرف چند فائلیں جاری کیں، اور جو جاری کیں وہ شفافیت کے نام پر ایک بھدا مذاق تھیں۔ ان میں سینکڑوں صفحات مکمل طور پر کالے یعنی ریڈیکٹڈ تھے۔ ایک 119 صفحات کی دستاویز تو ایسی تھی جس میں ایک لفظ بھی پڑھنے کے قابل نہیں تھا، وہ شروع سے آخر تک سیاہ تھی۔ تو انہوں نے ہمیں شفافیت کے نام پر سیاہی کا ایک ڈبہ دے دیا۔ کمال ہے، یہ تو عوام کے منہ پر تماچا مارنے کے برابر ہے۔ بالکل، لیکن پھر کہانی میں ایک غیر متوقع تکنیکی موڑ آیا۔ انٹرنیٹ پر لوگوں نے دریافت کیا کہ ان میں سے کچھ ریڈیکشنز یعنی جو سیاہی پھیڑی گئی تھی وہ بہت ناقص تھی۔ انہیں فوٹو شاپ جیسے سادہ سافٹ ویئر یا کبھی کبھی صرف کاپی پیسٹ کر کے ہٹایا جا سکتا تھا۔ ایک منٹ، کیا یہ واقعی ایک تکنیکی غلطی تھی یا یہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا؟ مطلب کیا یہ کسی کی طرف سے سچائی کو لیک کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا تھا یا یہ صرف خالصتاً نااہلی تھی؟ یہ بحث آج تک جاری ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ کسی اندرونی شخص کا کام تھا جو سچ باہر لانا چاہتا تھا۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی بیوروکریسی میں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن وجہ کچھ بھی ہو، اس غلطی نے کچھ اہم راز فاش کر دیے۔ جیسے کہ اس چھپے ہوئے متن سے کیا پتہ چلا؟ ایک مثال
सीधी हमारी कहानी के पहले हिस्से से जुड़ती है। एक छुपाए गए मतन से ये बात सामने आई कि एप्स्टीन के साथियों ने 2015 से 2019 के दरमियान एक साबिक रूसी मॉडल को $3,80,000 से ज्यादा की अदायगियां की। ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो जेन डो की कहानी में नजर आता है, जो खुद रूस से थीं और जिनका बैंक अकाउंट इसी तरह कंट्रोल किया जा रहा था। वाह। उससे उस कानूनी शिकायत को मजीद तक़वियत मिली कि ये कोई एक वाकया नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म तरीकाकार था। यानी हुकूमत ने जिसे छुपाने की कोशिश की, टेक्नोलॉजी ने उसे बेनकाब कर दिया। इन फाइलों में और क्या था? क्या आखिरकार कोई क्लाइंट लिस्ट मिली जिसका सबको इंतजार था? क्लाइंट लिस्ट तो इस तरह नहीं मिली जैसी लोग तवक्को कर रहे थे। अलबत्ता फाइलों में बिल क्लिंटन, बिल गेट्स और माइकल जैक्सन जैसी मशहूर शख्सियात की तस्वीर थीं। शुरू में जारी होने वाली फाइलों में ट्रंप का जिक्र बहुत कम था, लेकिन बाद की दस्तावेजात में उन पर भी एक मुतासरा की तरफ से संगीन इल्जामात सामने आए, जिन्हें बाद में महकमा इंसाफ ने खुद बेबुनियाद और झूठा करार दिया। मतलब ये कि इन फाइलों में सच, झूठ, अफवाहें और शायद जानबूझकर फैलाई गई गलत मालूमात सब कुछ मिला हुआ था। बिल्कुल। और ये मामला मजीद पेचीदा हो जाता है जब हमें पता चलता है कि इन फाइलों में एक जाली खत भी था, जो मुबैना तौर पर एप्स्टीन ने लैरी नसर को, जो जिम्नास्टिक स्कैंडल का मुजरिम था, उसे लिखा था। और एप्स्टीन की खुदकुशी की एक जाली वीडियो भी मिली। ये सिर्फ हकायक को छांटने का मामला नहीं रहा, बल्कि ये सच को झूठ से अलग करने की एक जंग बन गया। तो क्या ये मुमकिन है कि ये एक मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम हो, कि किसी ने जानबूझकर इतनी जाली चीजें डाल दें ताकि असल सच्चाई भी मशकूक हो जाए? ये एक बहुत मजबूत इम्कान है। देखें, जब आप सच्ची मालूमात के साथ इतनी ज्यादा जाली मालूमात मिला देते हैं तो पूरी कहानी पर से एतबार उठ जाता है। ये पानी को इतना गदला करने के मुतरादिफ है कि असल मुजरिम नजर ही ना आए। लोग उलझन और थकावट का शिकार होकर सच की तलाश ही छोड़ देते हैं। तो आज की इस गहरी छानबीन को समेटते हैं। मुझे 3 बातें बहुत वाज़ेह नजर आ रही हैं। पहली, एप्स्टीन का नेटवर्क बड़े मालियाती इदारों की फाल मिली भगत के बगैर चल ही नहीं सकता था। वो सिर्फ गैर फाल प्लेटफॉर्म नहीं थे, वो इस जुर्म के सहूलतकार थे। दूसरी बात ये कि सच को सामने लाने के लिए एक गैर मामूली सियासी जंग लड़नी पड़ी, जिसमें अवाम के दबाव ने सियासीदानों को एक तारीखी कानून बनाने पर मजबूर किया। लेकिन इसके बावजूद जब अमल दरामद की बारी आई तो शफाफियत अधूरी रही। हुकूमत ने कानून तो बना दिया, लेकिन इसकी रूह पर अमल नहीं किया। वो काले सफात इस बात का सबूत है। और तीसरी और आखिरी बात, जब फाइलें आईं भी तो वो एक उलझा हुआ मुअम्मा थीं, कटी फटी, स्याही लगी और जाली मालूमात से भरी हुई। ये मालूमात का एक ऐसा ढेर था जिससे कोई साफ और सीधा नतीजा निकालना तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया था। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि गिस्लेन मैक्सवेल आज तक इस पूरे स्कैंडल में सजा पाने वाली वाहिद बड़ी शख्सियत है। महकमा इंसाफ खुद कहता है कि अभी 10 लाख से ज्यादा दस्तावेजात आना बाकी हैं। तो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि शायद हमने इसका सिर्फ पहला सबसे पेचीदा बाब देखा है। तो ये सोचने की बात है। इस कानून का नाम था ट्रांसपेरेंसी एक्ट, यानी शफाफियत का कानून। लेकिन क्या काले सफहात, नाकाम रिडक्शंस और जाली दस्तावेजात के बीच वाकई शफाफियत मुमकिन है? या फिर शफाफियत का मतलब अब सिर्फ ये रह गया है कि हमें ये देखने की इजाज़त दी जाए कि सच को कितनी महारत से छुपाया गया है और असल सच्चाई अब भी फाइलों के एक और पहाड़ तले दबी हुई है, जो शायद कभी पूरी तरह सामने ना आए।